Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 14th February 2023। 14 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। आप सभी को काऊ हक डे की काफ़ी बधाइयाँ। आज आप सबको पता है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक मुहिम छेड़ी थी, कहा था कि आज के दिन काऊ हक डे होना चाहिए था। हालांकि बाद में उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन मन ही मन में मैं उस चीज़ को मान बैठा हूँ, इसलिए आप सबको बधाइयाँ। और स्टार्ट करेंगे आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। आप उसको ज़रूर लाइक किया करें, है ना। स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दिया करिए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। पहला सवाल है, अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वुड लूज इट्स क्रेडिबिलिटी इफ। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपनी क्रेडिबिलिटी कब लूज कर देता? अगर ऑप्शंस आर, इट इज़ हेविली बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अनदर नेशन, इफ इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन सेक्युलर आइडियाज, द पीपल बिहाइंड फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वर अनइलेक्टेड, डी इट सेंट्रलाइजेस पावर फ्रॉम फेडरल यूनिट्स इनटू द यूनियन गवर्नमेंट। तो क्रेडिबिलिटी कब लूज होगी एक कॉन्स्टिट्यूशन की? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, आप लोग अटेम्प्ट जरूर करिएगा और बताइएगा कितने आपने सही किए। द आंसर इज सी, द पीपल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वर अनइलेक्टेड। अगर ये चीज़ होती, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग हैं, अगर वो क्रेडिबल नहीं होंगे तो फिर क्रेडिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं रहेगी। ये बाकी आइडियल्स अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि क्रेडिबिलिटी लूज करेगी। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कोई आइडियल नहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है या फिर एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन क्रेडिबिलिटी इज द फैक्टर जो कि सी ऑप्शन से आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देख जाते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट्स। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3। फिर से पढ़ लीजिए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 and 2। थर्ड स्टेटमेंट देखो गलत है, लिखा है इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे यूएसए में है तो एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट, है ना। उसको सेपरेट रखा जाता है। एग्जीक्यूटिव मतलब कि प्रेसिडेंट वो सेपरेट रहता है फ्रॉम द लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राज्यसभा इलेक्शंस। राज्यसभा इलेक्शंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, द राज्यसभा MPs आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज थ्रू अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा में ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months ऑफ टेकिंग अ सीट टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन। अब ये क्वेश्चन आपने देख लिया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? देखो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें केवल सेकंड है। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स है वो शेड्यूल 4 में दिया गया है, ना कि शेड्यूल 3 में। तो पहला स्टेटमेंट तो इस बेसिस पे रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि 6 महीने के बाद नहीं, 6 महीने के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर को ज्वाइन करनी होती है टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और यहाँ पे चूंकि शेड्यूल 3 का ऑप्शन दिया था, तो लेट मी टेल यू कि शेड्यूल 3 में क्या मेंशन्ड है। तो शेड्यूल 3 में फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशंस दिए हुए हैं, और ओथ एंड अफर्मेशंस के साथ साथ कौन कौन से एग्जीक्यूटिव्स और बॉडीज़ हैं जो कि दिए हैं उसमें अंदर ओथ एंड अफर्मेशन में। तो यूनियन मिनिस्टर्स ओथ एंड अफर्मेशन के अंतर्गत शेड्यूल 3। कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, जो इलेक्शन के लिए जा रहे हैं कैंडिडेट्स वो भी ओथ लेते हैं। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ओथ लेते हैं। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, द स्टेट मिनिस्टर्स, द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम, ठीक है, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। इसके अलावा शेड्यूल 2 भी है। सेकंड शेड्यूल में आप देखेंगे तो ये इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस के ऊपर है। इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस में अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, the speaker and the deputy speaker of the Lok Sabha, the chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha, the speaker and the deputy speaker of legislative assembly of the states, the chairman and deputy chairman of the legislative council of the state, judges of the Supreme Court, judges of the High Court, the comptroller and auditor general of India. तो all these are mentioned under schedule 2। तो ये भी आपको याद रखना है। I hope you got clarity।
तो इन सवालों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज की न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है ऐप की, उसमें आपको कोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएंगे और भी कोर्सेज हम जोड़ने वाले हैं जस्ट उसमें, है ना। और फ्री कंटेंट भी काफ़ी अवेलेबल रहेगा उसमें, फ्री पीडीएफ्स और जो भी हम बना सकते हैं उसमें डालेंगे, प्लस उसमें कोर्सेज रहेंगे। एंड जो लोग भी आप लोग ज्वाइन करना चाहें नीचे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐप के थ्रू आप बहुत ईजिली कंटेंट को एक्सेस कर लेंगे, शॉर्ट रहेगा और नोटिफिकेशंस और ये सब सुविधाएं भी उसमें उपलब्ध हैं। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ एनालिसिस में। पहली जो न्यूज़ है वो है इंडिया, ब्राज़ील एंड यूएस बेसिकली ये लीडिंग बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स हैं। आप सब जानते होंगे बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स हैं और ये वर्क कर रहे हैं टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कौन बना रहा है, तो इंडिया, ब्राज़ील एंड यूएस, जो कि तीन एक आपके वन ऑफ द प्रोमिनेंट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स हैं, वो बना रहे हैं अलायंस। कौन सा नाम है इसका? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, to be established by India, Brazil and US, and the aim is to facilitate cooperation and intensify the use of sustainable biofuels including the transportation sector. इनका aim क्या है? To facilitate operation and intensify use of sustainable biofuels including in the transportation sector. अब आप सबको इंडिया की पॉलिसी तो ऑलरेडी पता होगी, जिसमें हम कहते हैं कि भैया 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आप यूज़ किया करो। तो 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का मतलब क्या है कि जो पेट्रोल आप यूज़ करो उसमें 20% आप इथेनॉल की मात्रा यूज़ करो। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल C2H5OH है, जो कि अपने आप में एक बायोफ्यूल है ना। इट इज़ अ बायोफ्यूल एंड ये जो अब अलायंस है, इट इज़ बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन दीज थ्री कंट्रीज एंड अलायंस बेसिकली काम करेगा टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द मार्केट, फैसिलिटेटिंग ग्लोबल बायोफ्यूल ट्रेड, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्क्रीट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें बनाने में मदद करेगा। अच्छा, 2006 में इसके पहले एक और थी जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल इनिशिएटिव कहा जाता है, ठीक है ना। अनदर वाज देयर एंड इसको कहा जाता है ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप, ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप 2006 में बनाई गई थी। तो ग्लोबल बायो एनर्जी जब पार्टनरशिप आप देखेंगे तो उसका पर्पस है बेसिकली टू ब्रिंग टुगेदर पब्लिक, प्राइवेट एंड सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर्स इन अ जॉइंट कमिटमेंट टू प्रमोट बायो एनर्जी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बायो एनर्जी को प्रमोट करने के लिए है वो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इंडिया उसमें ऑब्जर्वर कंट्री का स्टेटस रखती है, ठीक है ना। तो इंडिया इज इन ऑब्जर्वर कंट्री स्टेटस। आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं। एक दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ऑपरेशन दोस्त के रिगार्डिंग। ऑपरेशन दोस्त क्या है? इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन दोस्त टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू टर्की एंड सीरिया। टर्की एंड सीरिया में आप सबको पता है कि ये 7.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट किया था, तो उसमें हेल्प करने के लिए टर्की और सीरिया को इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त जो है वो लॉन्च किया है। याद रखिएगा, इट इज़ ऑनगोइंग सर्च एंड रेस्क्यू मिशन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प सीरिया एंड टर्की आफ्टर दे विटनेस्ड अ मैसिव अर्थक्वेक। तो ये आप याद रख सकते हैं, दिस इज अ थिंग जिसमें एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है वहाँ पे गई है और वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस और अलग अलग ऑपरेशंस कर रही है। तीसरा न्यूज़ है रिगार्डिंग लॉन्च ऑफ अ मोबाइल ऐप जिसका नाम है खनन प्रहरी। खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है एंड ये बेसिकली खनन प्रहरी किस लिए लॉन्च किया गया है? एक कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम है। कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम है ये, और दिस इज फॉर रिपोर्टिंग अनऑथराइज्ड कोल माइनिंग एक्टिविटीज सो दैट मॉनिटरिंग एंड टेकिंग सुटेबल एक्शन कैन बी डन बाय द कंसर्न्ड लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। तो ये बेसिकली कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम है। ये ऐप जो है वो रजिस्टर करेगा इलीगल कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ या अनऑथराइज्ड कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ को। खनन प्रहरी इसका नाम है, द नेम इज़ खनन प्रहरी। तो इसको आप याद रख सकते हैं। होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल। अब एक और चीज़ बता दूँ कि कल 13 फरवरी थी, तो 13 फरवरी इज़ बेसिकली सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेडियो डे। याद रखिएगा, वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा नेशनल वुमेंस डे भी आप बोल सकते हैं, कल ये नेशनल वुमेंस डे भी था। और 13 फरवरी को नेशनल वुमेंस डे क्यों मनाया जाता है? फॉर सरोजिनी नायडूज बर्थ एनिवर्सरी है ना। तो अगर आपको नहीं पता बता दो, सरोजिनी नायडू जी का जन्म जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिससे बोलते हैं, उनका जन्म 13 फरवरी को हुआ था। उनके जन्म के उपलक्ष्य में ही इंडियन नेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज टू बेसिक फैक्ट्स एज वेल। ये अगर आप याद रखें तो अच्छा रहेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज एज वेल। अब आगे मूव करते
बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है फ्रंट पेज की है वो है ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इज नॉट रीराइटिंग हिस्ट्री, इट इज़ ओनली फिलिंग द गैप्स। तभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लोग हिस्ट्री रीराइट कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि वी आर नॉट री राइटिंग हिस्ट्री, अपने मन से हम हिस्ट्री नहीं लिख रहे हैं, वी आर जस्ट फिल इन द गैप्स। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि भाई मुगल्स के ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस किया गया है या ब्रिटिशर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन जो हमारे ऐसे किंगडम्स थे, जो साउथ के किंगडम्स थे, बहुत अच्छे नॉर्थ के किंगडम्स थे, सेंट्रल इंडिया के किंगडम थे, उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई है। तो इस चीज़ की जो गैप फिलिंग है वो की जा रही है। दिस इज़ व्हाट द एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ सेड। अब थोड़ा सा फैक्ट्स मैं आपको इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में बता दूं तो इसका एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट इन 1972। 1972 में इसको सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया था। ऑब्जेक्टिव है इसका टू ब्रिंग हिस्टोरियंस टुगेदर एंड प्रोवाइड अ फोरम फॉर एक्सचेंज ऑफ व्यूज बिटवीन देम एंड टू प्रमोट एक्सेलरेट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन हिस्ट्री। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव मेन क्या है ICHR का, जो हिस्टोरियंस हैं उनको एक फोरम प्रोवाइड करना ताकि वो अपने व्यूज़ को एक्सचेंज कर सकें और कोऑर्डिनेट कर सकें फॉर रिसर्च इन हिस्ट्री। ठीक है ना, एंड इसके लिए बेसिकली द काउंसिल प्रोवाइड्स फेलोशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यंग टीचर्स इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड रजिस्टर्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। एंड इसके लिए वो फेलोशिप भी प्रोवाइड करते हैं। बाई एनुअल जर्नल्स भी निकालते हैं, जैसे द इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू हो गया, इतिहास एक हिंदी में उन्हें निकालते हैं। ठीक है ना, ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड ये आपको याद रखना है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स एज वेल। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक मैटर गया था जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो फॉर्मेशन है एज अ यूनियन टेरिटरी और उसका डीलिमिटेशन पैनल जो उसके ऊपर एक मतलब पिटीशन दायर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया उस चैलेंज को और कहा कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि वो क्रिएट कर सकते हैं नए स्टेट्स और यूटीज, एंड उसी पावर का यूज करते हुए यूटी क्रिएट किया गया है। तो उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच क्रिएटेड द 2 new union territories assign the role of readjustment of constituencies to delimitation commission। और उन्होंने कहा कि इसका बाद रीऑर्गेनाइजेशन के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया और ये भी पावर सेंटर के पास है, तो पार्लियामेंट के पास है, तो इसमें इसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यहाँ पर आप सबको बता दूं मैं कि विमेंस IPL भी यानी विमेंस प्रीमियर लीग भी शुरू हो रहा है, जिसमें स्मृति मंधाना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ज्वाइन कर रही हैं, दीप्ति शर्मा यूपी वॉरियर्स में है, जेमिमा रोड्रिगेज दिल्ली कैपिटल्स में है। तो दैट इज़ अ न्यू थिंग जो कि अब विमेन प्रीमियर लीग भी शुरू होने वाला है, तो अब इट्स अ वेरी गुड थिंग और उसमें विमेंस को भी इक्वालिटी के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, है ना, इनको भी फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। तो ऑल दिस थिंग्स आर गुड। आगे बढ़ते हैं। जियो साइंसेस कम्युनिटी कॉल्स फॉर ब्रॉड पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स टू पावर हेरिटेज बिल। अब एक ड्राफ्ट बिल अभी रिसेंटली बनाया गया है विच इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग इंडियाज जियोलॉजिकल हेरिटेज दैट इंक्लूड्स फॉसिल्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, नेचुरल स्ट्रक्चर्स। इट हैज़ रेज्ड अलार्म इन इंडियाज जियो साइंसेज एंड पैलियंटोलॉजी कम्युनिटी। अब देखो क्या है, एक ड्राफ्ट बिल लाया गया है रिसेंटली जिसका मेन एम है इंडिया के जियोलॉजिकल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना। अब जियोलॉजिकल हेरिटेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं जियोलॉजिकल हेरिटेज में फॉसिल्स आते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स आते हैं, नेचुरल स्ट्रक्चर्स आते हैं। और इसमें इसके कारण से कई लोग जो इंडियन जियो साइंस कम्युनिटी के लोग हैं, पैलियंटोलॉजी के लोग हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। देखते हैं क्या बिल है। तो ड्राफ्ट जो जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022 है। नाम क्या है, ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स preservation and maintenance bill 2022 while deemed necessary by several researcher vest power entirely in the geological survey of India। ये पूरी की पूरी पावर जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करता है which is a 170 year old organization that comes under the Ministry of Mines। तो यहाँ पे सबसे
पहली बात तो बिल के अंदर ये है, जो पूरी पावर है जियोलॉजिकल हेरिटेज साइंस एंड जियो रिलिक्स से रिलेटेड, वो पावर किसको दे दी गई है? वो पावर दी गई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, विच इन इटसेल्फ इज 170 years old organization and it comes under the Ministry of Mines. Provisions of the bill give the power to declare sites as having geo-heritage value, take possession of relics that rests in private hands, prohibit construction 100 meters around a site, penalize with fines up to 5 lakhs and possibly imprisonment, vandalism, defacement, the violation of directive of any site by the Director General of GSI. तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें उन्होंने कहा है कि जो बिल के प्रोविजंस है उसमें यह है कि किसी भी साइट को डिक्लेयर किया जा सकता है एज जियो हेरिटेज वैल्यू साइट, एंड जो रेलिक्स हैं और जो प्राइवेट हैंड्स में भी हैं उनको पोजेशन लेने की पावर भी दे दी गई है। लगभग 100 मीटर के अराउंड किसी भी साइट के कंस्ट्रक्शन जो है प्रोहिबिटेड है, और फाइन्स 5 लाख रुपए तक का एंड पॉसिबली इम्प्रिजनमेंट भी है अगर किसी ने वैंडलिज्म किया या डिफेसमेंट किया या वायोलेशन ऑफ डायरेक्टिव किया ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द जीएसआई, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड ये देखो लिखा हुआ है, द बिल प्रोहिबिट्स कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रिनोवेशन ऑफ एनी बिल्डिंग इन द एरिया. As a signatory to UNESCO Convention on Protection of World Cultural and Natural Heritage, India is required to have a law on the same, including the geo heritage. तो चूंकि इंडिया यूनेस्को कन्वेंशन का सिग्नेटरी है तो उसको वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज और इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ होना चाहिए, इंक्लूडिंग द जियो हेरिटेज प्रोटेक्शन। तो इस कारण से इनको लॉ भी बनाना ज़रूरी है। एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड 32 जियो हेरिटेज साइट्स नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगभग 32 जियो हेरिटेज साइट्स और नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो मतलब बताए हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस, ठीक है ना। साइट्स कंटेनिंग जियो रिलिक्स एंड फिनोमिना, स्टैशियोग्राफिक टाइप सेक्शंस, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंटरेस्ट। तो ये सारी जो साइट्स हैं उनको जियो हेरिटेज साइट्स कहा जाता है, जो कि जियो रिलिक्स एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स होते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट के, उस सबको प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस बिल के रिगार्डिंग। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल से। यू कैन मूव अहेड। मेयोरल पोल्स नॉमिनेटेड मेंबर्स कांट वोट। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही कहा है कि एल्डरमैन यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर, एल्डरमैन जो है दे कैन नॉट वोट। ये टर्म याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। एल्डरमैन करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्या है in the terms of polity. तो they are nominated members basically, so they are not eligible to vote and they cannot vote in the mayoral polls. अभी आपको एक चीज बता दूं मैं, मेयोरल पोल जो मेयर का इलेक्शन होता है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोविजंस है। किसी स्टेट में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, किसी स्टेट में इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब कि वोटिंग पड़ती है जहां पर, इनडायरेक्ट मतलब कि जो वार्ड मेंबर्स हैं वो खुद ही आपस में इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है जो कि आपको बताना ज़रूरी हो। तो यहाँ पे हम आते हैं एडिटोरियल पार्ट में, हाउस रूल्स एंड द वेपन्स ऑफ एक्सपंक्शन। अब एक्सपंक्शन जो वेपन है, ये एक्सपंक्शन जो वेपन है, ये वेपन होता है स्पीकर के हाथ में। जो हेड ऑफ द हाउस होता है उस समय, वो स्पीकर ऑफ द हाउस, उसके पास ये वेपन होता है कि वो किसी भी स्पीच का कोई भी पार्ट हटा सकता है। लेकिन किसी भी स्पीच का कोई पार्ट नहीं हटा सकता, वो केवल वो पार्ट हटा सकता है जो डेरोगेटरी हो, वो केवल वो पार्ट हटा सकता है जो डिफेमेटरी हो, डिफेमेटरी हो। तो ओनली दोज पार्ट्स कैन बी रिमूव्ड व्हिच आर डेरोगेटरी एंड व्हिच आर डिफेमेटरी, ठीक है ना। अदरवाइज हमारा जो संविधान है वो बहुत सारी पावर्स देता है टू द एमपीज, बहुत सारे प्रिविलेजेस देता है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 105 अगर आप देखें, आर्टिकल 105 कॉन्स्टिट्यूशन का कन्फर करता है मेंबर्स पर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस एंड इम्यूनिटी फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स फॉर एनीथिंग सेड इन द हाउस। मतलब कि आर्टिकल 105 जो है संविधान का, वो मेंबर्स को पावर देता है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ काम करें हाउस में, और दे कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड फॉर एनीथिंग सेड इन द हाउस। वो बिल्कुल ये है। इसके अलावा रूल 380 ऑफ द प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड रूल
261 ऑफ द रूल्स ऑफ राज्यसभा अगर आप देखेंगे तो इट गिव्स पावर टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दीज हाउसेस टू एक्सपंज एनी वर्ड यूज्ड इन द डिबेट विच आर डिफेमेटरी, अनपार्लियामेंट्री, अनडिग्निफाइड और इनडिसेंट। अब देखो मतलब रूल 380 है जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर लोकसभा का, एंड रूल 261 है रूल्स ऑफ प्रोसीजर राज्यसभा का। वो पावर देते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि वो कोई भी वर्ड या कोई भी पार्ट एक्सपंज कर सकते हैं स्पीच से विच आर डिफेमेटरी, अनपार्लियामेंट्री, अनडिग्निफाइड और इनडिसेंट। मतलब कि अगर ये पार्ट अनडिग्निफाइड, अनपार्लियामेंट्री, डिफेमेटरी नहीं हुआ तो वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हुआ तो कर सकते हैं, ठीक है ना, फिर मतलब वो रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। अब अभी क्या किया उन्होंने, राहुल गांधी के स्पीच का रिमूव कर दिया, बट ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के पार्ट में ऐसी कोई डिफेमेटरी, डेरोगेटरी, अनपार्लियामेंट्री चीज नहीं, तो फिर उसको एक्सपंज क्यों किया गया? दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड, है ना। एंड इसके अलावा एक और चीज आपको बता दूं, देयर इज अ रूल 353 ऑफ लोकसभा विच रेगुलेट्स द प्रोसीजर इन दिस रिगार्ड, और इस रूल के अंतर्गत है कि एक एमपी इज रिक्वायर्ड टू गिव एडिक्वेट एडवांस नोटिस टू द speaker as well as the minister for making an allegation against a fellow MP। तो अगर कोई एलिगेशन लगाना है तो उसके रिगार्डिंग आपको पहले एक एडिक्वेट एडवांस नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा टू द स्पीकर एज वेल एज टू द मिनिस्टर कंसर्न। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बतानी जरूरी थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, एंड इट मे बी नोटेड हियर दैट रूल्स डज नॉट प्रोहिबिट फ्रॉम मेकिंग एनी एलिगेशन, द ओनली रिक्वायरमेंट इज एडवांस नोटिस। मतलब कि एलिगेशन लगा सकते हो आप, लेकिन उसके लिए एक एडवांस नोटिस होनी चाहिए और मिनिस्टर को और स्पीकर को आपको देनी चाहिए ताकि वो इस चीज के रिगार्डिंग कुछ एक्ट कर सकें। In this case, it may be noted that allegation which necessitated advance notice etc. is of defamatory और incriminatory nature। अब यहाँ पे ऑथर का व्यू है, देखो मेरा व्यू नहीं, ऑथर का व्यू है। ऑथर का कहना है कि एडवांस नोटिस भी केवल वही जरूरी है जहां पे एलिगेशन डिफेमेटरी या इंक्रिमिनेटरी नेचर का हो, लेकिन अगर एलिगेशन डिफेमेटरी और इंक्रिमिनेटरी नहीं है तो फिर अबव रूल यानी कि जिसमें एडवांस नोटिस देना है वो रूल अप्लाई नहीं होगा। तो अब ऑथर ने वही कहा कि ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज आर्टिकल 105 तो ऑलरेडी फ्रीडम दे रहा है किसी भी एमपी को कि वो भाई एलिगेशन तो लगा ही सकते हैं ना आप, हाँ वो इंक्रिमिनेटरी और डिफेमेटरी नेचर का नहीं होना चाहिए। अदरवाइज गवर्नमेंट की वर्किंग का क्रिटिक तो पार्लियामेंट का एमपी कभी भी कर सकता है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, है ना। क्या एमपीज को इतनी पावर नहीं है कि वो चल रही गवर्नमेंट के कामों को थोड़ा एनालाइज कर सकें, क्रिटिकली एनालाइज कर सकें? बिल्कुल पावर है, तभी तो गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी। अगर आप कुछ बोलने ही नहीं दोगे तो फिर गवर्नमेंट अच्छे से काम कैसे करेगी? दैट इज द थिंग विच इज देयर विच ऑथर हैज पॉइंटेड आउट हियर। और यहाँ पे ऑथर ने वही कहा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो एक्सपंज कर रहे हैं वर्ड्स, पोर्शन ऑफ स्पीच हटा दे रहे हैं, दैट इज नॉट वेरी मतलब दैट इज नॉट वेरी मॉरल एक्ट ऑफ एन स्पीकर टू डू इन सच केसेस जहाँ पे इस तरीके के इंक्रिमिनेटरी या अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज नहीं हुए हों। ऐसे में आपको नहीं करना चाहिए, केवल आपको तभी करना चाहिए जब वाकई में वो चीज़ डिफेमेटरी, इंक्रिमिनेटरी या अनपार्लियामेंट्री हो, तभी आप उसको रिमूव करते तो ज़्यादा बेटर होता। अगला जो आर्टिकल है वो हिल और सिटी अर्बन प्लानिंग कैन नॉट बी एन आफ्टर थॉट। यहाँ पे ऑथर ने यानी कि फिरोज वरुण गांधी ने जो आर्टिकल लिखा है वो लिखा है सिटी प्लानिंग के ऊपर। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि सिटी प्लानिंग और हिल प्लानिंग दोनों ही ज़रूरी है, एंड ये पहले की जाती है, मतलब सेटलमेंट के पहले की जाती है, सेटलमेंट के बाद नहीं की जाती। अब आप देखें ऑथर ने सबसे पहले हाईलाइट किया जो रिसेंटली मतलब डिजास्टर्स होने चाहिए, हैजर्ड्स कह सकते हो आप लोग, स्पेशली जो हिली एरियाज हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड्स इनके केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। जोशीमठ का रीजन हो गया, हमको पता है वहाँ पे भी लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो ऑथर ने कहा कि देखो ये सारी चीज़ें और जो हो रही हैं ये हुई हैं बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग, ऑल दिस थिंग्स हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग। तो सबसे पहले व्हाट यू शुड डू इज दैट यू शुड एक्वायर क्रेडिट। आप लोग लिख लीजिए व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी द केस फॉर प्रॉपर सिटी प्लानिंग, व्हाट कैन बी डन फॉर प्रॉपर हिल प्लानिंग। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू एक्वायर credible data. The first step is acquiring credible data
और जब तक आपके पास क्रेडिबल डेटा नहीं है तब तक आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। लैंडस्लाइड रिस्क एरियाज नीड टू बी मैप्ड एट ग्रैन्युलर लेवल। जो आपको कभी भी प्लानिंग करनी है तो ग्रैन्युलर लेवल पे, मतलब बहुत ही फाइनर डिटेल्स में आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज कौन से हैं, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज कौन से हैं, फ्लड प्रोन एरियाज कौन से हैं, और उनके अकॉर्डिंग ही आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है ना। दैट नीड्स टू बी वेरी प्रिसाइज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो मैपिंग करती है 1:50,000 के स्केल पे, ठीक है ना, लेकिन आपको करनी है कम से कम 1:1000 के स्केल पे, है ना। एडिशनल डिटेल्स और लोकलाइजेशन आपको जरूरी है, 1:1000 स्केल पे आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप ज्यादा फाइनर डिटेल्स और लोकलाइजेशन की डिटेल्स जो है वो आप इंक्लूड कर पाओगे। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंटेन। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, कौन सा सिस्मिक जोन 5 में है, कौन सा कहां पर है, कौन सा स्टीप स्लोप्स में है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी, कहीं वो सिस्मिक जोन 5 एरिया तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब सिस्मिक जोन 5 होगा तो उसमें 7 से ज्यादा स्केल का अर्थक्वेक आएगा, और ऐसे में फिर बिल्डिंग्स का कोड कैसे होगा, बिल्डिंग क्यों कैसे बनेंगी, क्या उसमें फाउंडेशनल सपोर्ट होना चाहिए, तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, है ना। इसके अलावा फर्दर एनी साइट डेवलपमेंट इज हैजार्डस जोन नीड्स असेसमेंट बाय अ जियोलॉजिस्ट, है ना। वहां पे मतलब कोई भी अगर हैजार्डस जोन में कोई साइट है तो वहां पे जियोलॉजिस्ट पहले तो उसका असेसमेंट करे और उसका पोटेंशियल इंपैक्ट बताए बिल्डिंग्स पे दैट आर नियर बाय, है ना, और करेक्टिव मेजर्स भी सजेस्ट करे कि किस तरीके से आप करेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा रियल टाइम लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो भी अगर हो जाए, वो भी अगर बन जाए, सेंसर्स अगर बन जाए जो कि बता सकें कि किस तरीके से रेनफॉल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वाटर मूवमेंट कैसा है, स्लोप की इंस्टेबिलिटी कितनी है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड ही हैजर्ड्स हैं, फ्लडिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हैजर्ड है। हमने जम्मू कश्मीर में देखा, हमने केरला में देखा, हमने इनफैक्ट बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से फ्लड आया और उसने तबाही मचा। असम में हमने देखा, है ना, गोवा में भी हो चुका है ये चीज़, पणजी में, पंजिम में। तो ऑल दिस थिंग्स हैव हैपेंड इन द पास्ट, एंड फ्लड मैपिंग और रिवर फ्लड प्लेन्स की स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। एंड जैसे कि यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसने मार्च 2022 में हाईलाइट किए थे कोलकाता में के ऊपर जो रिस्क हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग सी लेवल्स। तो इनको अगर आप स्टडी कर रहे हो तो इसमें आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी अब अर्बन एरियाज की, किस तरीके से आप सिटीज़ का डेवलपमेंट करें ताकि कल को अगर इनंडेशन होता भी है तो सिटीज़ में नुकसान ना पहुंचे, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि फ्लड से बचने के लिए आपको रिवर एम्बैंकमेंट्स, फ्लड शेल्टर्स और फ्लड वार्निंग सिस्टम बनाने की जरूरत है। रिवर एम्बैंकमेंट्स, फ्लड शेल्टर्स एंड फ्लड वार्निंग सिस्टम्स, ऑल दीज हैव टू बी मेंटेन्ड आल्सो, है ना। तो दीज आर द थिंग्स एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। तो लेट्स मूव अहेड, यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे हम आते हैं टैकलिंग द पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब यहाँ पे पोस्टपार्टम का मतलब क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का जन्म होता है उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज द पोस्टपार्टम, है ना, यानी कि जब बच्चा अपनी माँ से अलग हो जाता है। तो दिस कुछ लोग इसको कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली इट्स एक्चुअली अ रियल मेडिकल इलनेस, इट्स एक्चुअली अ रियल मेडिकल इलनेस। द पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज एक्चुअली अ रियल मेडिकल इलनेस एंड दैट अफेक्ट्स एनी मदर रिगार्डलेस ऑफ एज, इनकम, कल्चर और educational background. Women are not to be blamed or faulted for having postpartum depression. तो this is a thing which is genuine, जो कि होती है। ऐसे में और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है माँ को। तो all these things have been maintained। और अगर women को सपोर्ट नहीं मिल रहा है या सपोज करो उसके साथ आप sympathetic नहीं है तो this can lead to psychiatric symptoms as well and there's a high risk कि वो कई mental diseases और bipolar disorder डेवलप कर लें। तो this can happen। तो ये आपको बताना ज़रूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है, है ना। न्यूज़ है मतलब, लेकिन खास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है।
CJI ने कहा है कि हाई कोर्ट्स वर्चुअल कोर्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करें एंड इट विल स्टे फॉर एवर। अब वर्चुअल कोर्ट क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि आजकल जो कोर्ट हियरिंग्स हैं वो VC के माध्यम से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट हियरिंग्स हो रही है, तो वही वर्चुअल कोर्ट्स जो हैं वो मेंटेन करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं। एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा, जब आप इनके बारे में जानेंगे तो ये ही इज़ हाईली टेक्निकली टेक सेवी पर्सन एंड ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, वही चीज़ ये हो भी रही है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, तो कैन मूव हेड। सऊदी अरेबिया टू सेंड इट्स फर्स्ट विमेन टू स्पेस। सऊदी अरेबिया अपनी पहली फर्स्ट एवर विमेन एस्ट्रोनॉट स्पेस मिशन में भेजेंगे लेटर दिस ईयर एंड द मूव इज रिवैम्पिंग किंगडम्स कंजर्वेटिव अल्ट्रा कंजर्वेटिव इमेज, जो उनके किंगडम की अल्ट्रा कंजर्वेटिव इमेज उसको थोड़ा सही करने की कोशिश कर रहे हैं। रैयाना बरनवी, याद रखेगा नेम, याद रखेगा रैयाना बरनवी, शी विल join the fellow Saudi male astronaut Ali Al-Karni on a mission to International Space Station। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन में जाएंगी रैयाना बरनवी एंड ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 इट विल हैपन एंड दिस एस्ट्रोनॉट विल जॉइन द क्रू ऑफ AX2 स्पेस मिशन। इसका नाम क्या है, AX2 स्पेस मिशन, अगर आपसे कोई पूछता है। एंड द स्पेस फ्लाइट विल लॉन्च फ्रॉम USA से ये लॉन्च होगी। AX2 स्पेस मिशन है एंड द मिशन फ्लाइट इज अप टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है ना। एंड यहाँ पर आपको पता है कि UAE जो था नेबरिंग कंट्री है सऊदी की, UAE 2019 में बिकेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू सेंड वन ऑफ इट्स सिटीजन इनटू द स्पेस, ठीक है ना। तो UAE के बाद अब सऊदी अरेबिया भी आगे बढ़ रहा है और वुमेन के उसको प्रमोट कर रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अडानी से भरा हुआ है एंड अडानी वो अपने को जानने की ज़रूरत है नहीं एंड so that is it for the day friends. I hope you liked our video. Please like, share, subscribe, keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.